हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सूर्यातप। हमारा टॉपिक चल रहा था इंसोलेशन। सूर्यातप, इंसोलेशन। हमने सूर्यातप के बारे में चर्चा की, जिसमें से सूर्य से जो आने वाली सौर्यिक विकिरणें हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेशित करते हैं तो उन्हीं को हम सौर्यिक विकिरणें या सूर्यातप कहते हैं। हमने ये चर्चा भी की कि जो सूर्य जो किरणें आ रही हैं वो उस सूर्य की कोरोना प्रभा मंडल जो भाग है उसके अंदर से प्रति वर्ग इंच सतह से जो निकलने वाली 1,00,000 अश्वशक्ति या हॉर्स पावर के बराबर जो ऊर्जा निकलती है, उसका 2 अरबवां अंश जब धरातल पर पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। वो यहाँ पर सूर्य के जो द्वारा जो विकिरणें आती हैं वो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दशाओं को निर्मित करती हैं, जिसके अंदर वायुदाब, पवनें, चक्रवात, वर्षा, सब उसी पे मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं सारी सूर्यातप पर ही निर्भर करती हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इस सूर्य से आने वाली जो तापमान की किरणें हैं, सौर्य किरणें हैं, उनकी क्रियाविधि किस रूप में होती है, जिसमें हमने वेन का नियम पढ़ा है, बोल्ट्जमैन का नियम पढ़ा, किरचॉफ का नियम पढ़ा। फिर हमने यहाँ आज इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सूर्यातप को जो प्रभावित यानी तापमान को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अपना टॉपिक क्या होगा, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो कारक लेंगे वो लेंगे हम आपतन कोण। क्या लेंगे हम? आपतन कोण। सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है सूर्यातप को आपतन कोण। इसको ध्यान से समझना है अपने को, क्योंकि इससे जुड़ी हुई जो कड़ियाँ हैं वो हमें वायुमंडल में होने वाली मौसमी जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी करवाएंगी। तो यहाँ पे हम देखें आपतन कोण के बारे में, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोलाब के आकार में है। पृथ्वी किस रूप में है? गोलाब आकार। समझ गए बात? पृथ्वी किस रूप में है? गोलाब के आकार में। एक तरफ है यहाँ पे सूर्य। क्या है यहाँ पे? सूर्य है। ध्यान से समझना। यहाँ पे हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी का जो अक्ष होता है वो झुका होता है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर, अक्ष कौन सा है पृथ्वी का? ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। इस अक्ष पे पृथ्वी 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। यहाँ पे होना चाहिए इसका अक्ष सीधा, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है उसको हम यहाँ पे 0 डिग्री रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री रेखा, या इसका नाम हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा। इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है या 0 डिग्री रेखा है, इस रेखा को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो पृथ्वी के हम 2 गोलार्ध मानते हैं। एक तो उत्तरी गोलार्ध मानते हैं, एक दक्षिणी गोलार्ध मानते हैं, यानी इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। इस ऊपर वाले भाग को तो हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। याद रहे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में चलते हैं तो 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है एक, उसको हम क्या नाम देते हैं? करक रेखा। क्या नाम देते हैं इसको? करक रेखा। ये रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। किस पर है?
23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे हम देखें तो 23.5 के बाद में हम पृथ्वी के इस उच्च अक्षांश की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक रेखा और है 66.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पर। इस रेखा को यहाँ पे हम नाम देते हैं आर्कटिक रेखा। क्या नाम देते हैं? आर्कटिक रेखा। ठीक है, ये बात हो गई। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो रेखा है बिंदु के रूप में लास्ट पॉइंट है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का है, तो इसको हम कहते हैं ध्रुवीय रेखा या ध्रुवीय अक्षांश। ध्रुवीय अक्षांश कहते हैं। समझ गए बात? यहाँ पर हमने उत्तरी गोलार्ध की बात कर ली। वैसे ही हम दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं तो यहाँ पे एक रेखा है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। एक रेखा यहाँ पर है, इस रेखा को हम 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त, समझ गए? और यहाँ पे जो रेखा है इसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इसको उत्तरी ध्रुव। ठीक है बात? यहाँ पर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ तक हमने जानकारी हासिल कर ली है। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो मुख्य रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री पर, और ध्रुवीय जो रेखा है या ध्रुवीय अक्षांश है उत्तरी ध्रुव है वो है 90 डिग्री पर। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में चलें तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर मकर रेखा है और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है, और 90 डिग्री अक्षांश पर यहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इतना होने के बाद में अब हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित पृथ्वी की स्थिति। आप देखो यहाँ पे कोई गोला है, ये सूर्य है। ये क्या है? सूर्य है। सूर्य जब इस तरफ अपनी किरणों को बिखेरेगा, यहाँ से सूर्य की विकिरणें आ रही हैं, सूर्य की विकिरणें आ रही हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गई। ये पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल है। इस वायुमंडल में प्रवेशित जो ये सूर्य की किरणें हैं इनको हम सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं। यहाँ से ये किरणें जब इस पृथ्वी के धरातल तक आएंगी तो बीच में इनको बहुत सारे यहाँ पे कई वस्तुओं का, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम तत्वों की बात करें तो यहाँ पे गैसों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पे वायवीय कणों का सामना करना पड़ता है, जो जलवाष्प की जो बूंदें हैं उनका सामना करना पड़ता है। सौर्य विकिरणें इनको पार करके इन तीनों तत्वों को, जो वायुमंडल के संगठन में हमने बात की थी जिसमें गैस, जलवाष्प और वायवीय कण है, उनके साथ जो क्रिया करके ये इनको पार करके या पारदर्शिता को करके यहाँ तक पहुँचती है धरातल तक, यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल तक पहुँचती है, यानी वायुमंडल को पार करके। जो अपने को सूर्य दिखता है वहाँ से सूर्य विकिरणें आती हैं, तो वायुमंडल में यहाँ पे जो कण होते हैं, वायवीय कण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, तो उनको भेद करके यहाँ धरातल तक पहुँचती हैं। तो यहाँ पे पहुँची हुई जो किरणें हैं, अब देखो यहाँ पे समझने की बात है, अपने इस टॉपिक की आपतन कोण को समझने की बात है। यहाँ पे सूर्य की जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे देखो गोलाब के आकार में, गोलाकार है, समझ रहे हो बात? यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 66.5 डिग्री तक। केवल और केवल सूर्य की किरणें 66.5 डिग्री तक ही पहुँचती है पृथ्वी पर। उसके बाद 66.5 से 90 डिग्री के बीच में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पर अगर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ती है मकर रेखा पर, देखो दो स्थिति बनती है।
ऐसी स्थिति बनेगी, एक करक और मकर की, ये करक और ये मकर। एक स्थिति में सूर्य की किरणें इस दिशा में होंगी और एक इस दिशा में होंगी। मतलब जब उत्तरायण होगा तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी करक पर, और मकर होगा तो सूर्य की किरणें पड़ेगी यहाँ दक्षिणायन होगा तब मकर रेखा पर पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें जिस स्थान पर यहाँ पर देखो, सूर्य की किरणें जिस स्थान पर लंबवत पड़ती है उसके कम क्षेत्र को अधिक गर्म करती है। सूर्य की किरणें कम क्षेत्र पर पड़ती है तो वहाँ पे उस कम क्षेत्र को अधिक गर्म करती है। कारण कि यहाँ पर अगर हम सूर्य की किरणों को ऐसे तिरछापन करके आगे भेजते हैं तो पहली बात तो यहाँ से अधिक दूरी तय की इसने, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ तक तो मान लिया आपने इतनी दूरी तय की, सूर्य की किरणों ने इतनी दूरी तय की, ये इसके सीध में भाग है, पृथ्वी का ये हिस्सा है वो इस सूर्य की किरणों के सीध में है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी आई, धरातल पर आकर के इस धरातल को गर्म कर दिया। समझ गए बात। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आ रही है इस गोल होने के कारण सूर्य की किरण आगे तक जाती, आगे तक जाएगी वो सूर्य की किरणें, तो इतने भाग को ये अधिक गर्म करेगी, यानी इस वायुमंडल को ये भेद करके जाएगी। तो अपनी जो उष्मा है इसके अंदर, जो गुप्त उष्मा है इस किरणों के अंदर, वो यहाँ पे खर्च कर देगी, अपनी ऊर्जा को ख़त्म कर लेगी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये किरणें हैं वो ठंडी हो जाएंगी, अपनी ऊर्जा को खर्च कर लेंगी। समझ रहे हो बात। यानी यहाँ पर अधिक क्षेत्र को इसको गर्म करना पड़ेगा, खर्च करने के बाद भी यहाँ पे अधिक क्षेत्र मिल रहा है इसको गर्म करने के लिए, जबकि ये कम दूरी तय करते हुए इसको सीमित क्षेत्र मिल रहा है गर्म करने के लिए। आगे बात समझ में। यहाँ पे ये सूर्य की सीधी किरणें आती हैं, वो इतने क्षेत्र को गर्म करती हैं, आई इतने क्षेत्र को ये गर्म किया और अधिक गर्म कर दिया इसको। ठीक है, दूरी भी कम थी, इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा थी और ये क्षेत्र भी क्या है, कम है, जिसके कारण इसको तो वो गर्म कर दिया। लेकिन यहाँ से ये किरण आ रही है और इतनी दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है ये किरणें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ की दूरी को देखें तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी देखोगे आप वो ऐसे है, तो इतनी दूरी को इसको गर्म करना पड़ेगा। ये तो सीधी आई और कम क्षेत्र को गर्म किया, अधिक गर्म कर दिया, जबकि ये अधिक दूरी तय करते हुए अधिक क्षेत्र को कम गर्म करती है। समझ गए बात। तो यहाँ पे इसका जो आपतन कोण है वो तिरछा हो जाता है, इसका सूर्य की किरणों का ये तो आपतन कोण सीधा है, ये तो कोण कैसा है 90 डिग्री पे, ये आपतन कोण कैसा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी लैंग्वेज कर सकते हैं कि वायुमंडल में जितनी अधिक दूरी तय करता है सूर्य तक उसमें प्रकीर्णन उतना ही अधिक हो, उसमें जो परावर्तन है, प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग प्रोसेस है वो उतनी ही अधिक होगी। कारण कि वायुमंडल में जो तत्व होते हैं यानी वायव्य कण होते हैं, वायव्य कण जलवाष्प होती है, जलवाष्प और गैस। ठीक है, तो इन तीनों के कारण जो सूर्य की किरणें आती हैं वो कणों से यहाँ पे क्या होगी, आकर के इससे टकराएगी, परावर्तन हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, या इसमें अवशोषित हो जाएगी, या इसके अंदर प्रकीर्णन यानी वो किरण यहाँ टकरा करके बिखर जाएगी, यहाँ पे प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों क्रियाओं के कारण यहाँ पे जो सूर्य की किरणें आ रही है वायुमंडल में तो ज़्यादा तय करेगी यहाँ पे, यानी वायव्य कणों से टकराकर परावर्तन और प्रकीर्णन क्या करती है, अधिक करती है। यानी जितनी अधिक दूरी तय करेगी उतना ही अधिक परावर्तन और प्रकीर्णन होगा। ठीक है, पृथ्वी सतह पर आपतन कोण अधिक तिरछा होने के कारण, पृथ्वी सतह पर आपतन कोण अधिक तिरछा होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा फैलाव प्राप्त कर लेता है। तिरछा होगा तो ज़्यादा फैलाव प्राप्त करेगा, यानी आपतन कोण जितना तिरछा होगा उसका जो फैलाव होगा वो उतना ही अधिक होगा। तो वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो लंबवत है यानी सूर्य पृथ्वी एकदम लंबवत स्थिति में है, तो लंबवत आपतन कोण की दिशा में हम देखें तो सूर्य प्रकाश कम वायुमंडलीय दूरी तय करते हुए वहाँ पर सीमित धरातल को अधिक गर्म कर देता है। तो यह प्रभाव पृथ्वी का जो है, पृथ्वी पर वो सूर्य तप का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है।
ठीक है। यानी ये आपतन कोण वाला जो प्रभाव है सूर्य ताप पर या तापमान पर, वो सबसे ज़्यादा इसको माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवों पर 6 महीने दिन होने के बावजूद भी वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे सूर्य किरणें 6 महीने दिन और रात की वो बात हम कर लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि यहाँ पे 6 महीने दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। उसका कारण क्या है, ये आपतन कोण ही है। यानी यहाँ तो सीधा गर्म कर दिया इसने, कम क्षेत्र को गर्म किया, जबकि जो तिरछा अधिक दूरी तय की वहाँ पर इसको अधिक क्षेत्र को गर्म करना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसी कारण ये कहते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ पे यहाँ अगर अवधि कम माने 12 घंटे की मानते हैं, लेकिन वहाँ पे तापमान क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने का दिन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास ही रहता है। समझ गए बात। तो इसको हम देख लेते हैं, 6 महीने वाली वो कंडीशन भी देखते हैं होता क्या है। तो आपतन कोण को आप समझ लीजिए, यानी लंबवत होगा, वो कम दूरी तय करते हुए सीमित धरातल को अधिक गर्म करता है, जबकि जो तिरछा आपतन कोण होगा वो अधिक दूरी तय करते हुए भी वहाँ पे कम गर्म कर पाता है क्षेत्र को। ठीक है, अब देखो ये सूर्य है, ये सूर्य क्या है, सूर्य है। यहाँ पे पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, किसके, सूर्य की। यानी पृथ्वी एक टाइम में यहाँ पे आ जाएगी, एक टाइम में यहाँ पे आ जाएगी, एक टाइम में यहाँ पर भी आ जाएगी। समझ रहे हो बात। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य अपनी किरणों को, यहाँ पे सूर्य अपनी किरणों को चारों तरफ फेंकता है। ऐसा तो है नहीं जैसे जैसे पृथ्वी जाएगी अपने टॉर्च को उसकी सीध में ऐसे घुमाता रहेगा वो, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे इसके चारों तरफ, ये तो एक गोला है, इसके चारों तरफ इसकी सूर्य विकिरणें निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की किरणें हैं वो चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। अब बात यह है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। समझ रहे हो बात। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकाव रखती है। समझ रहे हो। यहाँ से जब पृथ्वी रोटेट होते हुए अपने घूर्णन करती हुई पृथ्वी जब इसके ऐसे घूमती हुई इसके यहाँ पे जाएगी, तो देखो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, एक तरफ ऐसे जाएगी स्थिति में तो इसका ये भाग आएगा इसके सीध में, आ रहा है ना। कभी तो ये भाग इसके सीध में होगा, कभी इधर आएगी तो पृथ्वी का ये भाग इसकी सीध में आ जाएगा, फिर पृथ्वी ऐसे आएगी तो यहाँ पे पृथ्वी का ये भाग इसकी सीध में आ जाएगा, फिर जाएगी पृथ्वी तो इसका ये भाग सीध में आ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जब पृथ्वी रोटेट करती है, यानी एक बार यहाँ से घूर्णन करती हुई पृथ्वी ऐसे आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, फिर ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर आगे निकल जाएगी। तो ऐसे ही इसके चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ब्रह्मांड में। वैसे ही और ग्रह होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैसे ही हम देखें इसमें तो ये है जो अक्षीय जो झुकाव है इसका 23.5 डिग्री का, यहाँ पर जो 23.5 डिग्री का झुकाव है। अब हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे जो रेखा है उसको हमने 0 डिग्री कहा, यहाँ पे रेखा वो मकर रेखा कहा उसको, यहाँ पे जो रेखा उसको हमने कर्क रेखा कहा। क्या कहा, कर्क रेखा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही हैं तो इसकी सीध में सबसे पहला भाग कौन सा होगा मकर रेखा वाला होगा। सूर्य की सीध में कौन सा स्थान है, मकर रेखा का। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी तो इसका ये भाग इसकी सीध में आ जाएगा। यहाँ 0 डिग्री है, ये मकर है, ये कर्क है, तो ये भाग इसकी सीध में आ जाएगा। एक समय आएगा तो यहाँ पे पृथ्वी का ये भाग है, ठीक है, इधर 0 डिग्री, इधर कर्क और ये मकर सेम है।
जैसी स्थिति यहाँ पे वैसी स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ से बढ़ते हुए पृथ्वी, जब ये भाग इसकी सीध में आना स्टार्ट हो जाएगा कर्क रेखा वाला, फिर यहाँ पे वापस वही स्थिति है। तो यहाँ 0 डिग्री ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो ये 0 डिग्री वाला इसकी सीध में आएगा। ये हर 3 महीने में ऐसी स्थिति होती है। ये तो जो दशा बनती है इस कंडीशन में यहाँ पे देखें तो ये 22 दिसंबर को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें अपने को काम आएंगी। जलवायु पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि इसके अंदर जब हम तापमान पढ़ेंगे, वायदा पढ़ेंगे, तो उनके अंदर सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो इसको ध्यान से समझ लो एक बार, ठीक है। तो बार बार इसका आपको जिक्र नहीं करना पड़े। एक कंडीशन यहाँ पे बनती है, वो बनती है यहाँ पे 21 मार्च को। कब बनती है? 21 मार्च को बनती है। यहाँ से अगर इधर की ओर जाएं कर्क रेखा पे तो ये कंडीशन बनती है 21 जून को, और यहाँ पे 22 सितंबर को। कब बनती है? 22 सितंबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर कर्क रेखा मकर रेखा है, ये इसका अक्षीय झुकाव है पृथ्वी का, यानी पृथ्वी सीधी ना होकर के झुकी हुई है। पृथ्वी यहाँ पर भी झुकी हुई है, यहाँ भी झुकी होगी और यहाँ पर भी झुकी होगी। आपको ध्यान रखना है ये अक्षीय झुकाव हर दिशा में एक जैसा ही होगा। आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ पे घुमाते हुए इसको ऐसे कर दो, इसका अक्षीय झुकाव यहाँ पे ऐसे कर दो, ऐसा नहीं होगा। इसका झुकाव तो अपने स्थान पे ही बना रहेगा, ठीक है। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है वो अलग बात है, जबकि इसका अक्षीय झुकाव तो 23.5 डिग्री का ही रहेगा दाईं तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा कि सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पे पड़ती है तो जैसे जैसे ये सूर्य के आगे आएगा या पृथ्वी का गोला जो आगे आता है तो इसका ये भाग है वापस ये उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे 0 डिग्री पे आ गया, यहाँ पे मकर पे चमक रहा है, तो मकर से किस में आ जाएगा ये 0 डिग्री की तरफ। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है वापस, यहाँ पे आगे वो 0 डिग्री पे चमक रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो 0 डिग्री पे चमक रहा है, ठीक है। यहाँ से वो कहाँ जाना स्टार्ट हो जाता है? कर्क रेखा की तरफ। ये कर्क रेखा है, ये कौन सी है? कर्क रेखा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे 0 डिग्री से कर्क रेखा की ओर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इधर जाएगा कर्क की ओर, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है। यहाँ से वो उत्तरी गोलार्ध में जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी इस भाग में वो कर्क रेखा पे चमकता है। कर्क से वापस वो 0 डिग्री की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखो वापस वो किधर और आ रहा है? 0 डिग्री की तरफ, यानी कि इतने टाइम तक यहाँ 0 चमकता है और ये 0 पर चमकता है। तो इतने टाइम तक वो उत्तरी गोलार्ध में ही चमक रहा होता है। ध्यान से देखो, 0 के बाद में उत्तरी गोलार्ध में बढ़ रहा है, कर्क तक आ गया, कर्क से वापस 0 पर आ रहा है। इतने भाग में यानी इस स्थिति तक वो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ही चमक रहा है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। इस स्थिति को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 21 मार्च से 22 सितंबर तक की स्थिति होती है। इसको हम कहेंगे यहाँ पर उत्तरायण। क्या कहेंगे इसको? उत्तरायण। याद रखना इसको। यहाँ पर जब हम 21 मार्च से 22 सितंबर तक की बात करते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। इस भाग में यहाँ पे हम बात करें तो ये सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ही चमक रहा है। तो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पे कर्क रेखा तक जाएगी और फिर कर्क से वापस 0 डिग्री पर आएगी, यानी सूर्य है ये। सूर्य की किरणें पहले कर्क तक जाएगी और कर्क से वापस। ये क्यों होता है? क्योंकि मानो जैसे ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे ये पृथ्वी है। अब इसकी सीध में जैसे ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी, तो अब सूर्य की सीध में वो भाग आ रहा है, यानी कर्क रेखा वाला, और इसका ये भाग है वो यहाँ पे ऊपर हो जाता है। जैसे यहाँ पे बढ़ेगी पृथ्वी तो ये भाग है ये इसकी दूर जाता चला जाएगा। यहाँ पे मानो ऐसे झुकी हुई है, यहाँ पे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा जैसे जैसे 0 डिग्री से कर्क की ओर बढ़ेगी तो इसके सीध में जो भाग आएगा वो यहाँ पे आएगा, यानी ये भाग दूर चला गया, इसके दूर चला गया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे ऐसे भाग को देख लें हम, या किसी आप गोल बॉल को देख सकते हो, उसको एक तरफ से आप टॉर्च मारोगे तो दूसरी तरफ इसके अंधेरा ही होगा। क्या होगा? अंधेरा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो चाहिए आप इस बॉल को यहाँ से अगर आप प्रकाशित करोगे तो इतने भाग को तो ये रोशनी देगा, लेकिन इस भाग को ये रोशनी नहीं दे पाएगा।
समझ रहे हो इतनी बात को। तो यहाँ पर ये कंडीशन बनती है इतनी, ये तो उत्तरायण की बनती है। यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में जाना स्टार्ट हो जाता है। इस भाग में कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। यानी यहाँ से 0 डिग्री से ये करक तक जाएगा और मकर तक जाएगा और मकर से वापस 0 डिग्री तक आएगा। तो ये कंडीशन होती है दक्षिणी गोलार्ध की होती है। यानी सूर्य कब कहाँ चमक रहा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है उस दशा को हम कहते हैं दक्षिणायन। क्या कहते हैं? दक्षिणायन। ये दोनों शब्दों को आप ध्यान में रखोगे, इन दोनों शब्दों को आप क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, क्योंकि हम बहुत बार जिक्र करेंगे इसमें जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी जब आती है तो हम इन दो शब्दों का ही यूज करते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो हाँ, आपको याद होना चाहिए कि उत्तरायण का मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है और दक्षिणायन का मतलब हो गया दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमक रहा है। तो आपको दोनों का इसका मतलब होना चाहिए पता। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दिन रात कैसे बनते हैं। अपना जो है भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध की है? उत्तरी गोलार्ध की है। हम विश्व के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री रेखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है यहाँ पे करक रेखा, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। एक रेखा इधर से है जिसका नाम है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। यहाँ तक समझ लो कि अपना जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। यानी इसमें उत्तरायण कब होगा? सूर्य अपने भारत पर सीधा कब चमकेगा? जब 21 मार्च के बाद की बात करें। कहाँ से? 21 मार्च से सूर्य है वो करक रेखा पे सीधा चमक रहा होता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च के बाद में सूर्य की किरणें इस भाग में सीधा पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहाँ तक आते ही यहाँ पे 21 जून हो जाएगा और 21 जून को यहाँ पे सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में यानी करक रेखा पे सीधी पड़ती हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो तो हमने ये स्थिति मानी थी पृथ्वी की, ये स्थिति मानी इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे मानो ये इसका अक्षीय झुकाव है। आप जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो, पृथ्वी अपने सीधी जो भाग है उसके अंदर उसके आधे भाग को ही प्रकाशित करेगा। पृथ्वी अपने आधे भाग को ही क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना इसको। जब इस कंडीशन में हो पृथ्वी 0 डिग्री से यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये 0 डिग्री है। ध्यान से देखना, सूर्य की किरणें हैं यहाँ, इसके आधे भाग ये हो गया। सूर्य की किरणें यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में जाना स्टार्ट हो जाता है इस भाग में। तो अब इसके आधे भाग को ही प्रकाशित करेगा। ये कितने भाग को करेगा? इस आधे भाग को ही। यहाँ पर भी इसके आधे भाग को ही प्रकाशित करता है, यहाँ पर भी इसके आधे भाग को ही प्रकाशित करेगा। ये कंडीशन बनती है। जैसे मानो कि ये एक पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। अब सूर्य की सीध में जो भाग होगा पृथ्वी को, उसके अंदर तो ये प्रकाश कर देगा। सूर्य का जो ये भाग है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। सूर्य की किरण यहाँ पे गिरेगी तो यहाँ पे तो ये प्रकाशित कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके इस भाग को ये प्रकाशित नहीं कर पाएगा। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर इस भाग को तो ये प्रकाशवान कर देगा और इस भाग को ये प्रकाशित नहीं करेगा। यहाँ प्रकाश डालते हैं तो इस जगह पे तो उजाला हो जाएगा, दिन हो जाएगा। अब इसकी छाया है वो यहाँ पे पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पृथ्वी की छाया अपने दूसरी तरफ पड़ती या नहीं पड़ती? आप देख लो खुद, जहाँ पे आप खड़े हो रात के समय, आपके सामने से कोई बल्ब जग रहा है, वहाँ से सूर्य किरणें आ रही हैं तो आपके ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब आपके ऊपर तो वहाँ पे उजाला है, लेकिन आपके पीछे आपकी छाया दिखेगी आपको। ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पृथ्वी के साथ में होती है। अगर जिस भाग में सूर्य की किरणें प्रकाशित करती हैं वहाँ तो दिन हो जाएगा, जबकि इसके विपरीत भाग में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कौन सा ध्रुव है?
दक्षिणी ध्रुव है, और ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। जब सूर्य यहाँ पे 0 डिग्री पे चमक रहा होता है, फिर ये उत्तरी गोलार्ध में जाना स्टार्ट हो जाता है, यानी ये कर्क रेखा पे चमक रहा होता है। समझ रहे हो बात, ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पे इसकी सीध में देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है इसकी सीध में यही होगा। कौन सा भाग है, उत्तरी ध्रुव वाला। यानी इस 6 महीने में 21 मार्च से 21 जून और 22 सितंबर तक, यहाँ तक देखेंगे 22 सितंबर तक 21 मार्च से, तो यहाँ तक आपको केवल उत्तरी ध्रुव तक ही सूर्य की किरणें आपको पड़ती हुई नजर आएगी। जबकि ये दक्षिणी जो ध्रुव है ये इसके अंधेरे वाले भाग में होगा। तो 6 महीने यहाँ पे दिन है या नहीं है, यहाँ पे क्या है, 6 महीने दिन है। जबकि इस मकर रेखा पे चमक रहा होता है सूर्य, तो इसका मतलब दक्षिणी जो ध्रुव है वो इसकी सीध में आ रहा है। कौन सा क्षेत्र आ रहा है, दक्षिणी ध्रुव वाला। तो अब ये दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे 6 महीने रहेगा, तो इस उत्तरी ध्रुव पर रात रहेगी। यहाँ पे 6 महीने क्या रहेगी, रात, क्योंकि ये तो इसके अंधेरे वाले क्षेत्र में आ रहा है, यानी यहाँ तो कोई प्रकाश पहुँच ही नहीं रहा, यह केवल दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुँच रहा है। तो इसके यहाँ पे 6 महीने क्या रहता है, दिन रहता है। यानी दक्षिणायन के समय होता है, जब दक्षिणायन होता है सूर्य मकर पे चमक रहा होता है, इसका मतलब दक्षिणी ध्रुव 6 महीने दिन होते हैं। जबकि जब उत्तरायण स्थिति होती है उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। जब यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी, और यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे क्या होगी, रात होगी। इसका मतलब क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पर रात होगी 6 महीने, और यहाँ 6 महीने दिन होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लेना। तो दिन रात वही इस कारण है कि अपने भारत में आप देखते होंगे ना, कई स्थानों पर हम देखते हैं जहाँ पर जो सूर्य है वो किरणें सुबह सवेरा जल्दी हो जाता है, कई देश ऐसे वहाँ पे सवेरा बाद में होता है। तो अगर हम भारत की स्थिति भी देखें तो भारत का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर तो सूर्य की किरणें सबसे पहले आती हैं, जबकि पश्चिमी भाग में बाद में आती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पूर्वी भाग है यहाँ पे, और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, सूर्य है इधर, तो पश्चिम से यहाँ पे इस तरह पृथ्वी घूम रही है, यहाँ पे जैसे पृथ्वी है, तो अगर यहाँ पे सूर्य है तो पृथ्वी का कौन सा भाग पहले आएगा, यहाँ पे पूर्वी वाला, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो अब इस सूर्य की सीध में कौन सा भाग आता है, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये इसकी तरफ बढ़ेगी इस पृथ्वी, तो इसका पहले जो क्षेत्र आएगा उसके ऊपर पहले उजाला हो जाएगा, ये क्षेत्र बाद में पहुँचेगा तो इस पर बाद में उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्षेत्र वापस ऐसे रोटेट करके वापस इसकी सीध में आएगा। तो 6 महीने यहाँ पे अगर हम देखते हैं 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है घूर्णन का। समझ रहे हो बात। तो सूर्य की सीध में जब पृथ्वी आती है, ध्यान देना इस बात को, जब सूर्य की किरणें सुबह 5 बजे पृथ्वी का जो भाग है वो सूर्य की सीध में आ जाता है। सूर्य हमेशा चमकता रहता है, वो बंद नहीं होता, वो लाइट चलती ही रहती है। ये समझो कि वो बल्ब जलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता। सूर्य की किरणें केवल यहाँ रात इसलिए होती है कि यहाँ पे पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, छाया वाले क्षेत्रों में रात हो जाती है, जबकि 12 घंटे है वो पृथ्वी का भाग है वो इसकी सीध में रहेगा, यानी आधा भाग इसकी सीध में। जैसे जैसे इसकी सीध में आती रहेगी पृथ्वी, वहाँ तो दिन उगता रहेगा, और जो इसके पीछे वाला भाग है वहाँ पे रात होती रहेगी। तो हम सूर्य के और पृथ्वी का ये संबंध देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की इस आपतन कोण की। तो आपतन कोण जो है ये सबसे ज़्यादा सूर्य तप को प्रभावित करता है, और ये आपतन कोण हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के 66.5 डिग्री के बाद में कोई सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वो भाग कैसा है, इस तरीके से है। यानी अगर यहाँ से सूर्य किरण आएगी वो यहाँ से निकल जाएगी तो यहाँ पे तक पहुँचेगी, केवल इस भाग तक ही पहुँचती है, वो 66.5 डिग्री का है। इस भाग पर सूर्य जैसे 90 डिग्री यहाँ पर है, 66.5 डिग्री यहाँ जो वर्थ है हमने चर्चा की, यहाँ तक तो इसकी जो किरणें वो पहुँचेंगी। इसके बाद में इस क्षेत्र पर केवल इस वायुमंडल में जो ये परिकिरण परावर्तन होता है उसका उजाला ही पहुँचता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। क्यों नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ये गोलार्ध की स्थिति है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस गोलार्ध के कारण यहाँ पे सूर्य किरणें वो सीधी ही निकल जाती है, यहाँ पे टकराती नहीं धरातल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी चर्चा कर ली है। ये हमने क्या पढ़ा है, आपतन कोण पढ़ा है जो सूर्य के तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपतन कोण ही है। इसके बाद में हम अगला जो कारक होगा उसको भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।